हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो रियल सोशलिस्ट है वो पीजेंट्स है, ना कि वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले। तो आरएसडीपी पार्टी का सोचना था जो हमारा आंदोलन चलेगा वो वर्कर्स के साथ में नहीं चलेगा, हम फार्मर्स को साथ में लेके चलने वाले हैं। ठीक है ना, फार्मर्स को जोड़ेंगे। फार्मर्स जो हैं ये बदलाव लेके आएंगे देश के अंदर। ठीक है, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू दी लेट 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के लास्ट में ये सोशलिस्ट, कंट्री साइड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि गांव के इलाके में भी ये सोशलिस्ट एक्टिव थे, यानी कि अब वो शहरों से गांव की तरफ भी पहुंच गए हैं। This party struggle for peasants' rights demanded that the land belonging to the nobles to be transferred to the peasants. पहली मांग क्या रखी इन्होंने, आरएसडीपी पार्टी ने, कि भाई ये जो किसान लोग काम कर रहे हैं पीजेंट्स, और जमीन पर हक नोबल्स का है, पैसा उनको देते हैं कमा के, तो ये जो राइट्स है प्रॉपर्टी का, लैंड का ओनरशिप है, वो पीजेंट्स के पास होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स। अब जो डेमोक्रेट्स थे वो इनकी किसानों की मांग जो थी उसके अगेंस्ट में थे। सोशल डेमोक्रेट्स अब देखो कैसे अलग होने वाले हैं। अब ये देखो आपस में मनमुटाव शुरू हो गया पार्टी के अंदर। कुछ पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं कि पीजेंट्स तो रियल सोशल वो हैं और उनका जो है उनको लेके आंदोलन चलना चाहिए और उनके पास में लैंड की ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं ना ना ये नहीं करना। तो अभी मनमुटाव हो गया है पार्टी के अंदर। ठीक है ना बेटा, अभी मनमुटाव शुरू हो गया, डिफरेंसेस आने हैं। ठीक है, दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स डिमांडेड दैट द राइट बिलोंगिंग टू द nobles transferred to the peasant. Social democrats disagree with the socialist revolutionary about peasants. Lenin felt that the peasants were not on united ground. अब लेनिन थोड़ा सा किसान के फेवर में नहीं, पीजेंट्स के फेवर में नहीं। वो बोल रहे ये बात मामले में, लेकिन ये जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, वो यूनाइटेड नहीं हो सकते, इनमें इतनी अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है ना, लेनिन मास मैं बात कर रहा था ना, लेनिन फिर अपनी पार्टी का अलग कर देगा। तो लेनिन बोल रहा है कि किसानों में इतना दिमाग नहीं है, ये सक्सेस नहीं होने वाला है। Some were poor, some were rich, some workers work as a laborers, while others were capitalists who employed workers. Given the differentiation within them, they could not all be the part of socialist movement. उन्होंने बोला कि जो पीजेंट्स हैं, इनमें कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स हैं, तो ये मूवमेंट को जो आंदोलन हम खड़ा करेंगे उसको ये सफल नहीं बना सकते। ओके ओके, अभी कर देता हूँ। ओके बेटा, अभी आवाज आ रही होगी, अभी आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है, अभी मैसेज स्टॉप कर दीजिए। तो फिर जो है लेनिन ने कहा कि ये जो वर्कर्स है, पीजेंट्स जो है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, और इनको लेके कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। यानी कि लेनिन जो है पीजेंट से अलग होना चाहते थे, और उन्होंने बोला कि ये सक्सेस नहीं होगा अगर हम इनको पीजेंट्स को लेकर। कुछ तो लेनिन बोल रहा था कि कुछ पीजेंट्स तो काफी अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ खेत में काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं, तो इनको लेके कोई आंदोलन सफल नहीं होगा, आंदोलन की सफलता इनके साथ में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से लेनिन को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसानों से दूर होते जा रहे थे। ठीक है, तो गिवन द डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, कि ये जो आपस में किसानों में ही डिफरेंशिएशन है, तो इस वजह से ये सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते।
The party was divided over the strategy of the organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and the quality of members. लेनिन का सोचना यह था बेटा कि जो पार्टी है ना वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। एक बार बोल दिया कि चलो मेरे साथ में सरकार से जार का जो शासन है वो बड़ा अत्याचारी था, तो लेनिन चाहता था कि डिसिप्लिन हो, और उसका सोचना था ये जो पीजेंट्स हैं ये डिसिप्लिन हो नहीं सकते, इनमें यूनिटी नहीं है, इनको एक नहीं रखा जा सकता, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई वर्कर्स है, कोई लैंड ओनर्स है, तो इनके साथ में आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, ये लेनिन का सोचना था। तो उन्होंने एक अपना अलग से ग्रुप बना दिया, उसको बोला गया बोल्शेविक। और ये जो बोल्शेविक है ये डिसिप्लिन्ड है, ये लेनिन की बात को मानने वाले ग्रुप है। तो बोल्शेविक का पता लग गया, बोल्शेविक को किसने लीड किया ये पता लग गया, ये लेनिन की पार्टी है, ये बात समझ में आ गई। बोल्शेविक कौन से है? लेनिन का ग्रुप है, डिसिप्लिन्ड है, लॉयल है, ठीक है ना। ये बात मैसेज कर दिया करो तुम्हें, ताकि मुझे पता लगेगा आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो इनके अंदर क्वालिटी के लोग हैं, क्वालिटी के लोग हैं। हाँ, लेनिन के साथ में जो लोग हैं उनके पास क्वालिटी है और डिसिप्लिन है, ठीक है ना। अदर मेंशविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। और मेंशविक का कहना यह था कि पार्टी के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है सबको अलाउ करना चाहिए। तो एक तरफ तो हो गया जिसके अंदर डिसिप्लिन लोग चाहिए, लॉयल चाहिए, ठीक है, क्वालिटी के लोग चाहिए, वो बोल्शेविक हुए, और बोल्शेविक को लेनिन ने लीड किया। दूसरी तरफ मेंशविक है, मेंशविक बोल रहे हैं हमारे साथ में सब कोई आ सकता है, हम सबको गले लगाएंगे, ठीक है। तो बोल्शेविक और मेंशविक के बीच में डिफरेंस पता लग गया, और भी डिफरेंस है और आगे बात करेंगे। अब एक टर्बुलेंट टाइम, टर्बुलेंट टाइम का मतलब एक जैसे अव्यवस्था हो जाना, गदर हो जाना, शांति नहीं रहना, उसको टर्बुलेंट टाइम बोलते हैं। 1905 का रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1905 की मैंने बात की थी ना, एक ब्लडी संडे की बात की थी बेटा। संडे को जो पेट्रोग्राड है, जो सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पे वर्कर्स ने एक स्ट्राइक किया था, और वर्कर्स को जो है राजा ने, जार निकोलस II ने अपनी पुलिस को भेज दिया, और पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये 1905 का टर्बुलेंट टाइम है, समझ गए। तो रशिया was an autocracy unlike other European rules. Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. यानी कि अभी तक जैसे कि यूरोप के देश थे, बाकी यूरोप के देश थे, वहां पर क्या था, राजा तो थे, यूरोप के देशों में राजा थे। इससे पहले की बात करें 1905 के आसपास, क्योंकि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हो चुका था, फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद पूरे यूरोप के देशों के अंदर सब कहीं पर जो राजा है वो राजा तो है, लेकिन वो राजा कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, यानी कि राजा के पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, वो सिर्फ चेयर पे बैठेगा, सारी पावर वहां पर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ये बात यहां पर नहीं है, रशिया के अंदर अभी भी राजा पूरा एब्सोल्यूट मोनार्क है। एब्सोल्यूट का मोनार्क का मतलब है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास जुडिशरी पावर है, यानी कि सब कुछ उसी के पास है। कानून बनाना, लागू करना और सजा देना, तीनों काम राजा के पास में है अभी तक। ये बात क्लियर हो गया कैसे यूरोप से रशिया अलग है, शासन का वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अलग है। क्लियर हो गया तो मैसेज करो। ओके 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 ओके। तो जार was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs. अब जो लिबरल लोग हैं इसको खत्म करना चाहते थे, यानी कि जो पूरे यूरोप के अंदर, मैंने कहा कि रशिया इज ए ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री, रशिया की जो पॉपुलेशन है वो आज भी यूरोप में ज्यादा रह रही है, ठीक है ना।
जो यूरोप का पार्ट क्या है, जैसे 60% मानिए कि एशिया के अंदर है रसिया, 40% यूरोप के अंदर है। जो रसिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो यूरोप में है, रसिया का ईस्टर्न पार्ट एशिया में है। लेकिन 60% पार्ट एशिया में है, 40% यूरोप में है। लेकिन ज्योग्राफिकली जो है एशिया बड़ा है, एशिया में रसिया का जो पार्ट एशिया में वो बड़ा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो यूरोप का पार्ट का रसिया 40%, उसमें वहां पर 70% पॉपुलेशन है। ये बात समझ में आ गया। साइबेरिया के रीजन में सर्दी बहुत पड़ती है, डेवलपमेंट इतना है नहीं, तो इसलिए वहां पर पॉपुलेशन कम है। और इस वाले पार्ट में वेस्टर्न जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट का जो जहां पर रसिया है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। चलो मैं तुम्हें पूरा यूरोप भी तो घुमाने का मैंने प्रॉमिस किया ना, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो टर्बुलेंट टाइम है, यूरोपियन रूलर्स क्या कर रहे थे, वहां पर पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुके हैं यूरोप के अंदर। लेकिन रसिया के अंदर अभी भी जो कौन है, अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ना होके एब्सोल्यूट मोनार्क के सारी पावर उनके पास है। लिबरल्स इन रशिया कंपेयर टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जो रशिया के अंदर लिबरल्स है वो चाहते थे कि जो यूरोप में सिस्टम है वो यहाँ पर हो जाए, राजा बैठे हमारी तरफ से चेयर के ऊपर, लेकिन पावर हम उसको नहीं देने वाले हैं। टुगेदर विद द सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट and socialist revolutionary, they worked with the peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. अब फिर सोशल डेमोक्रेट और सोशल रिवोल्यूशनरीज एक साथ हो जाते हैं। दे वर्क्स विद द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स, और वर्कर्स और पीजेंट्स भी एक साथ मिल जाते हैं। किस लिए मिलते हैं, रिवोल्यूशन के लिए। किस लिए, 1905 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाना चाहते थे कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो, राजा नहीं चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी देश की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होगी। इसलिए सब लोग साथ हो गए हैं, ठीक है ना। जब रिवॉल्यूशन हो रहा है 1905 में, तो ना कोई पीजेंट है, ना कोई वर्कर है, ना सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स है, ना सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। They were supported in the empire by the nationalists in Poland, for instance, and Muslim-dominated area of the Jihadists who wanted modernized Islam to lead their society. अब रशिया के जो पोलैंड का इलाका है, आज एक पोलैंड एक अलग देश है, तो पोलैंड में जो लोग हैं, उस टाइम भी पोलैंड एक अलग ही था इनफैक्ट, तो यहां से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। वो भी चाह रहे हैं कि रशिया के अंदर जो जार का शासन खत्म हो। तो बेसिकली पोलैंड क्या है, बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ऑफ जादिस्ट, और उसमें एक एरिया जहां पर जादिस्ट ज्यादा लोग रहते हैं, जहां पे मुस्लिम्स है, हु डिमांडेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। वो चाह रहे थे कि इस्लाम हो लेकिन उसमें मॉडर्नाइज हो, इस्लामों को भी आधुनिकता पसंद है, इस्लाम्स को भी आधुनिकता पसंद है, मॉडर्नाइजेशन पसंद है, ठीक है ना। अब द ईयर 1904 was particularly bad one for the Russian workers. Price of the essential goods rose so quickly that the real wages declined by the 20%. अब रशिया के अंदर जो चिंगारी है वो खड़े होने का तैयारी हो रही है। सारे सब कोई एक हो चुके हैं बेटा, सब एक हो चुके हैं, चाहे सोशल डेमोक्रेट्स हो, रिवॉल्यूशनरी हो, वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, सब एक हो गए हैं। दूसरी तरफ बुरा टाइम आ गया है। बुरा टाइम कैसा आ गया है, जो प्राइस है एसेंशियल कमोडिटीज, खाने की चीजें जो जरूरी रोजाना की डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स है, उनके जो प्राइसेस है स्काई रॉकेटिंग, आसमान को छूने लगे हैं, ठीक है ना। कीमतें बढ़ गई है चीजों की, और चीजों की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगी, आपकी सैलरी जो मिल रही है वो फिक्स है, कीमत बढ़ रही है, क्या होगा, आपकी जो सैलरी है उसमें आपका गुजारा नहीं होगा। ये बात सही है, समझ गए ये बात।
हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है कि रशियन प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, बार बार बढ़ रहे हैं। रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। और ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो उनको पैसा मिल रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो 20% उसकी कॉस्ट घट गई है। घटना ही है, मतलब आपकी चीजें आपको महंगी मिल रही है। जिस आलू को आप 5 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो आलू की कीमत 8 रुपए हो गई है। ऐसे हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. अब क्या हो रहे हैं, जो ये आंदोलन खड़ा करने वाले इनके मेंबर्स बढ़ रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भाई हम तंग आ गए अत्याचार से रशिया के अंदर जार के, और सब लोग ज्वाइन करने लगेंगे, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। और इसी ड्यूरेशन में एक गलती कर देती है जार की सरकार, एक गलती करती है। वो क्या गलती करती है? 4 members ऑफ द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स, जो रशिया के जो 4 मेंबर्स थे, जो वर्कर्स थे, वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड। उनको, जो वर्कर्स आयरन वर्कर्स में जो काम कर रहे थे, मतलब जो आप सोचो आज के दिन जैसे हम यूनियन बना लेते हैं ना, मान लो कि मेरी फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 में से उन्होंने चुनाव करके 10 लोगों को चुन लिया, और 10 लोग जो है ये जो है बात करेंगे सरकार से सभी 1000 लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये जो 10 लोग हैं, इनमें से 4 लोगों को वहां पर हटा दिया गया है जार की सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अब तो फिर मुश्किल होने वाली है। तो असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स, when 4 members of the assembly of Russian workers which had been formed in 1904 were dismissed in Putolev iron works, ये आयरन की एक फैक्ट्री है, वहां पर 4 लोगों को डिसमिस कर दिया था। There was a call for industrial action. Over the next few days, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours. अब पूरे के पूरे वर्कर्स जो 1,10,000 के लगभग हैं, वो सब स्ट्राइक के ऊपर हो गए। अब इनको बोला, जिनको हटाया है उनको दोबारा से आप रीइंस्टेट कीजिए, दोबारा से लगाइए। साथ में उन्होंने बोला कि वर्किंग आवर्स को ठीक करो, भाई वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, 8 घंटे होना चाहिए, वर्किंग आवर्स को ठीक करो तुम लोग, ठीक है ना। ये सब कहां पे हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है, वो कैपिटल थी उस टाइम। तो रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 hours एंड इंक्रीज इन द वेजेस, और हमारे पैसे बढ़ाइए, महंगाई बढ़ चुकी है, एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस। और जिस तरह के वर्किंग कंडीशन में हम काम कर रहे हैं, बगैर एयर कंडीशन काम कर रहे हैं, फैन नहीं है वहां पर, और मशीन से हमारे हाथ कट जाते हैं, थोड़ा सेफ्टी के मेजर्स नहीं है, वो सब प्रोवाइड कीजिए। तो ये सब कुछ चल रहा है, समझ रहे हो। नैन्सी को वीडियो नहीं आ रहा, नैन्सी को वीडियो नहीं आ रहा, किसी और को भी वीडियो नहीं आ रहा बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है नैन्सी बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा आपके नेटवर्क में, मेरे में भी हो जाता है, कोई नहीं, क्या कर सकते हो देखो। राइट राइट राइट, ठीक है। तो आवाज सुन के काम चलाएं, आवाज सुनोगे तो भी तो समझ में आएगा बेटा। तो ये सब एक हो रहे हैं आपस में। When the procession of the workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. ठीक है ना। अब ये जो प्रदर्शन है, प्रोसेशन मतलब जो प्रदर्शन, जो वर्कर्स का प्रदर्शन है, इसको फादर गैपोन लीड कर रहे हैं, और ये अब विंटर पैलेस में पहुंच गए, जो राजा का सर्दियों में रहने के लिए, राजा है भाई, राजा ने सर्दियों के लिए अलग से महल बना के रखा हुआ था, तो विंटर पैलेस में पहुंच गए हैं। एंड इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा इन वर्कर्स के ऊपर अटैक किया गया। एंड द कोसैक्स मतलब जो घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार सैनिक, ठीक है ना, कोसैक्स का मतलब घुड़सवार सैनिक है, वो भी आक्रमण करते हैं। और 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 wounded।
100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 वर्कर्स घायल होते हैं। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लैडी संडे, और क्योंकि ये संडे को हुई थी इंसिडेंट, इसलिए इसको ब्लैडी संडे के नाम से बोला जाता है। ब्लैडी मतलब खून, रक्त बहा। जहां पर हम बोल देते ना ब्लैडी, तो वो मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ये शब्द की गाली नहीं है। यहाँ पर ब्लैडी का मतलब है कि खून बहाया गया है, ठीक है, खून बहाया जा रहा है यहाँ पर। तो started a series of events that became known as the 1905 revolution, और इसको ही हम 1905 के रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं या ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। Strike took place all over the country and the universities closed down when students body stays walkouts complaining about the lack of civil liberties। अब ये स्ट्राइक्स हो रही है, पूरे देश के अंदर स्ट्राइक्स हो रही है, हड़ताल हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही है, स्टूडेंट बॉडीज जो है वॉकआउट्स कर रहे हैं। वॉकआउट्स मतलब अपने यूनिवर्सिटी से, स्कूल से बाहर निकल जाना, ये भी प्रदर्शन करने का एक तरीका है। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, और वो बोल रहे हैं कि क्या शिकायत कर रहे हैं कि उनको भी जो सिविल आजादी है, अधिकार है, वो नहीं दिए जा रहे हैं। Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union, demanded a constituent assembly। पूरे देश में एकदम अशांति, विरोध, प्रदर्शन, धरना, स्ट्राइक, बंद, इसलिए वो बोल रहे हैं कि यूनियंस बनाने की आजादी होनी चाहिए हमारे पास। यूनियंस का मतलब मैंने अभी समझाया था ना आपको, एक वर्कर्स का यूनियन कैसे, जैसे कि 1,10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने वोट के द्वारा, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है अब उनकी बात सुना करेंगे, और जब कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये चाहे तो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए हैं ये कभी भी हड़ताल, धरना, प्रदर्शन करा सकते हैं। तो इसी की डिमांड हो रही थी कि हमारी यूनियन के लिए लीगली अलाउड होना चाहिए। अब 30 रह गए, देखो अभी इतने इंटरेस्टेड क्लास में भी ये बच्चे भाग रहे हैं, तो हमारा तो स्वाभाविक है चोट पहुंचेगी। तो ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ द डूमा। अब ये 1905 में जो ये धरना प्रदर्शन, देखो मारे गए 100 लोग, घायल हुए 300, उसके बाद सब लोग पूरे देश में एक हो गए। अब पूरा देश एक साथ धरना प्रदर्शन कर रहा है, शांति नहीं हुई अभी। उनकी पुलिस, उनके कोसैक्स जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिर जार को आखिर घुटने टेकने पड़े। क्या बोला जार ने? बोला क्या चाहती है जनता? जनता बोली चुनी हुई पार्लियामेंट, जिसको डूमा बोलते हैं। तो बोला ठीक है, डूमा दे देते हैं हम आपको। तो फिर डूमा की मांग मान ली जाती है, ठीक है ना। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions, factory committee made up of factory workers। और फिर कुछ छोटे पीरियड के लिए ट्रेड यूनियंस बन गई। ट्रेड मतलब वही जो काम करने वाले हैं, उनकी यूनियंस बना दी गई। वर्कर्स फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनकी यूनियन बन गई है। After 1905, most committees and unions worked unofficially। अब ये 1904 में बनी है यूनियन, लेकिन ये अनऑफिशियली काम करेंगे 1905 तक, ठीक है ना। छुप के काम कर रहे हैं, इनको अलाउड नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में जुड़ चुके हैं। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, अब तक इनको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। 1904 से लेके 1905 तक इलीगल था, ठीक है ना। सीवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और ये लोग कोई अगर राजनीतिक रूप से कोई आंदोलन खड़ा करते हैं तो इनके ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ था, सजा दी जाती थी, ठीक है। देख रहे हो, एक तरफ प्रजा है, एक तरफ राजा है। राजा के साथ में उनके कोषाक से, उनके सैनिक है, उनकी मिलिट्री है, लेकिन प्रजा पूरी नाराज है। वो धरना, विरोध, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। हाँ कृतिका, वेरी गुड। मेरे साथ में हाँ मिला के चलोगे ना तो मेरा और थोड़ा मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मेरे अंदर और इंथुसियाज्म जग जाता है, और जो है प्रेरणा मिलती है काम और जोर से करने की, ठीक है ना। तो फिर लॉयर्स, डॉक्टर सब एक हो गए थे। बात आ रही थी ट्रेड यूनियंस बन गई है, लेकिन वो इलीगल है, अनऑफिशियल है।
सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 एंड री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 months। अब जार ने जो डूमा चुनी थी ना बेटा, उसको डिसमिस भी कर दिया, 75 डेज तक रही और उसके बाद में डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? जो ड्यूमा में जो पार्लियामेंट में लोग हैं उन्होंने जार की बात ही नहीं मानी। जार चाह रहा था कि ड्यूमा में ऐसे लोग आए, मैं चेयर पे बैठा रहूं लेकिन मैं रिमोट कंट्रोल से पार्लियामेंट को चलाऊं, जैसे मैं कहूं पार्लियामेंट काम करे देश के लिए। जैसे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो तब जो है सोनिया गांधी रिमोट से चला रही थी सरकार, तो ऐसे ही सोनिया गांधी जैसे जार चलाना चाहता था, लेकिन ड्यूमा के जो लोग हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना, इसलिए ड्यूमा को 75 डेज के अंदर खत्म कर दिया गया और फिर दोबारा से रिइलेक्ट किया ड्यूमा, और उस ड्यूमा के अंदर जार के जो लोग हैं चाहने वाले वो लोग चुनकर आए। आ रही है समझ में सारी बातें? अरे शमशेर ने कितने बार यस सर लिख दिया। यस सर लिखोगे तो ध्यान कहां दे पाओगे, इतनी बार मत लिखो, एक बार लिखने से आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो बेटा ऐसे ड्यूमा का दोबारा से री इलेक्शन हो जाता है 3 महीने बाद में, और ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन द पावर। अब ड्यूमा को ये चाहता था कि ड्यूमा मेरे से कुछ ना पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी पावर कर्टेल ना हो, मेरी सत्ता जो है, मेरी ताकत जो है, मेरी शक्ति है, जब मेरा काम करने का तरीका वो मेरा ही चलता रहे, चाहे ड्यूमा बैठे, ड्यूमा मेरे जैसे काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जैसे, ड्यूमा चुपचाप बैठे और मैं जो ड्यूमा को कहूं वो मेरी बात माने। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians। अब थर्ड डूमा के अंदर उन्होंने जो वोटिंग के नियम भी बदल डाले। अब थर्ड डूमा के अंदर कौन लोग पैक्ट कर दिए? वो लोग कर दिए लैंड ओनर्स, ठीक है ना। लैंड ओनर्स क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं लैंड ओनर्स बोलो? वो राजा के लिए, जार के लिए काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर चुने हुए लोग आ गए तो लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बराबर बराबर सभी को। तो उस डूमा में लैंड ओनर्स है, उस डूमा में चापलूस लोग हैं जार के, उस डूमा में जो जार के लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं वो लोग काम कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया? अरे पता लग गया डूमा में। अब री इलेक्टेड डूमा में कौन लोग हैं? वो लोग हैं, नोबल्स हैं, वो अरिस्टोक्रेट्स हैं, वो लैंड ओनर्स हैं जो राजा के लिए काम करेंगे। तो वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है। कंजर्वेटिव का मतलब जो पहले से था वो सब ठीक ठाक था, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव मतलब दोज हु रिस्पेक्ट द ओल्ड ट्रेडिशंस, ठीक है ना, जो पुराने नियम कानून का, राजा का इज्जत करने वाले। मैंने क्लास में बताया था ये सब कंजर्वेटिव क्या है। तो टाइम बताइए मेरे को। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। और जो लिबरल्स थे और जो रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलन करने वाले, जो बदलाव लाना चाहते थे, उनको बाहर रखा गया, ड्यूमा में नहीं लिया गया, दो दूसरी ड्यूमा चुनी गई। तो ठीक है, देखो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और टॉपिक खत्म होने के साथ में हमारा टाइम भी खत्म हो जाता है। और कल हम पढ़ने वाले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द रशियन एम्पायर, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर हुई, रशिया ने इन्वॉल्व हुआ, रशिया का मैं कहानी सुना चुका हूं आपको, कहानी के कुछ पार्ट तो याद होंगे, मैं होपफुली ऐसा सोचता हूं। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है सेना अपनी लगी हुई थी, जार की सेना, लेकिन नहीं, अभी डूमा चुनी जा चुकी है और वो जो हम चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर से विड्रॉल किया जाए, लेकिन जार जो है विड्रॉल नहीं कर पा रहे। और फिर हम इसके आगे की कहानी भी देखेंगे, जापान के ऊपर आक्रमण करता है रशिया। याद आ रही है? सब कुछ याद आ रहा है? आगे की कहानी याद आ रही है कैसे चलने वाली है? ठीक है, अभी डूमा इलेक्ट हो चुकी है, आगे क्या होने वाला है? वर्ल्ड वॉर में कौन लोग हैं? 14 से 18 वर्ल्ड वॉर होगी, उसमें हमारे रशिया के सैनिक होंगे, 20 लाख लोग मारे जाएंगे मैंने कहा था, और 80 लाख लोग घायल भी होने वाले हैं। अब ये देखो, कुछ बेदर्द जो है ना, 6 बेदर्द वो जो छोड़ के चले गए हैं क्लास को विदाउट परमिशन, 6 बेदर्द जो लोग हैं
वो क्लास को हमारे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे छोड़ के चले गए हैं, तो उनको बहुत जल्दी है। ओके, अगर लाइव क्लास नहीं है तो वी विल मीट ऑन 16th इन द स्कूल, ठीक है ना? तो कम विद फुल एनर्जेटिक इंथुजियाज्म के साथ में तुम लोग आओगे। अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में मिलेंगे, नथिंग टू वरी, है ना? जो भी कुछ है, काहे की चिंता क्या है? तो चिंता की बात नहीं है। आज के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा? अगर होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल लेट यू नो, ठीक है? यू आर अलाउड टू एग्जिट। गुड बाय। ओके ओके, शमशेर नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। क्रिश, मोहित, तुम लोग क्यों बैठे हो? खाली क्रिश एंड मोहित,